हेलो क्लास 9, कैसे हैं सब। मुझे आशा है कि आप लोग सब अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग अपने काम की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हमारा न्यू टॉपिक है चैप्टर 4, जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चे, इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक बार छोटी सी रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, बहुपद पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको रैखिक बहुपद और द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय, चार घातीय, एक चर वाले, दो चर वाले सारे एक्सप्लेन किए थे। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से जा कर के पॉलिनोमियल का वीडियो 1 देखेंगे। ठीक है, और उसमें हम जानते हैं कि समीकरण के दो पलड़े होते हैं। 7th क्लास में आप अच्छे से पढ़ के आए हो। तो उसमें इक्वेशन दो पलड़ों को बराबर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम समीकरण की बात करेंगे, अभी तक हमने 7th में 8 में एक चर वाले समीकरण पढ़े हैं, जिसमें हमारे पास है 2x = 9। ठीक है, ये एक चर है, x जो है ये चर मान कहलाता है। ये बात आप जानते हो, बहुपद में पढ़ के आए हो। तो यहाँ पर x = 9/2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चे आपको पता होना चाहिए कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी कभी एक चर से काम नहीं चलता है। जैसे मान लेते हैं कि धोनी ने और कोहली ने दोनों ने मिल करके 200 रन बनाए। ठीक है, तो किसके कितने रन हैं ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है, और यदि दोनों के रनों का अंतर किया जाए तो वो इतना होगा, मान लेते हैं कुछ भी दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, धोनी के रन को x मान लेंगे। माना धोनी ने बनाए x रन और विराट कोहली ने बनाए y रन, देन x + y = क्या हो जाएगा 200 एंड x - y = मान लेते हैं 10 है 20 जो भी। तो इस तरह से दो पद, जहाँ पर हमको दो चर मान चाहिए वहाँ पर एक चर से काम नहीं चलता है। जैसे मैंने बाज़ार से कॉपियाँ और किताबें खरीदी, है ना। इन दोनों को जब मैंने ख़रीदा तो कॉपियों का मूल्य किताब के मूल्य से दुगुना था। ठीक है, तो आप एक को x एज्यूम करेंगे, दूसरे को y एज्यूम करेंगे, तभी आपका काम होगा। तो इस तरह से हमको दो चरों की आवश्यकता अपनी डेली लाइफ में पड़ती है। तो इस समीकरण का इजाद हुआ दो चर वाले समीकरण, जिसको हम लोग अपनी डेली लाइफ से भी जोड़ेंगे। प्रैक्टिकली हम उसको कैसे लाइफ से रिलेट करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी बनाएंगे और उसको कैसे अलजेब्रा में हम लोग आगे बढ़ाते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो चर में मान लेते हैं कोई भी समीकरण है। जैसे धोनी के रन और विराट कोहली के रन = 100, सॉरी मैंने 200 बोला था ना, 200। ठीक है, और मैंने कॉपियाँ खरीदी x रुपए की, और वो जो थी वो किताबों के दाम से दुगुनी थी। ठीक है, कॉपियों का दाम किताब के दाम से दुगना था। कॉपियों का दाम कितना है x, और किताबों के दाम के दुगुने के बराबर है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, x - 2y = 0। ये इक्वेशन बनी हमारे पास। तो ये जो है इसे हम लोग क्या कहेंगे, दो चर वाले समीकरण। बहुपद नहीं है ये, बहुपद में =0 नहीं होता है, लेकिन समीकरण में हमारे पास क्या होता है, =0 होता है। ठीक है, और जब हमारे टॉपिक का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। दो वेरिएबल केवल चाहिए। वेरिएबल का मतलब जो वेरी हो जाए, चेंज हो सकते हैं। जैसे मैम आज मान लो ये 2-3 बार ऐसी इक्वेशन हुई कि विराट के और धोनी के दोनों के रन का योग 200 है, लेकिन हर बार विराट 100 मारेगा और धोनी भी 100 मारेगा, ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स इसके 75, इसके 125 भी हो सकते हैं, है ना। इसके 50 और इसके 150 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इक्वेशन हमको बता रही है कि दोनों के रनों का योग इतना है, लेकिन इंडिविजुअली हम इसको आगे जो सवाल रहेंगे उसके माध्यम से सॉल्व करेंगे। और आपको पता होना चाहिए बच्चे, दो चर वाले समीकरण जब भी सॉल्व होते हैं तो उसमें हम लोग को
दो इक्वेशंस भी चाहिए। एक इक्वेशन से दो चर वाले समीकरण सॉल्व नहीं हो पाते हैं। हाँ, ग्राफ कभी कभी हम लोग ग्राफ के माध्यम से या किसी तरह से उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, या तो हम अपने मन से वैल्यू पुट करते जाएं तो x की अनगिनत वैल्यू पुट करेंगे, y की अनगिनत आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब एक प्रैक्टिकली उसको बनाते हैं तो हमको दो इक्वेशंस चाहिए, तो x और y का एग्जैक्ट मान हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इसका सामान्य रूप क्या होता है, ये जानना है। तो अभी सबसे पहले मैं इसका सामान्य रूप, जनरल फॉर्म, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म, ये क्वेश्चन अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। जनरल फॉर्म ऑफ व्हाट, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर पेयर विद टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म हमको लिखना है। तो ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a क्या है, a क्या है, x का कोफिशिएंट, a x का गुणांक, क्या है, x का गुणांक, b क्या है, y का गुणांक, ठीक है, एंड c क्या है, c इज अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, तो इसको मैं लिखूंगी x प्लस वाई माइनस 200 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a क्या हुआ, a इज इक्वल टू 1, ठीक है, b क्या हुआ, b इज इक्वल टू 1, c क्या हुआ, माइनस 200, चिन्ह साथ में, क्योंकि यहाँ तो प्लस है ना, तो ये वाला चिन्ह इसके साथ में चला जाएगा। तो ये हमारे पास एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप आ गया। इस फॉर्म को आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ सकता है। आपको बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें देगा। समटाइम्स 4 ऑप्शन देता है, ax माइनस बी वाई माइनस सी, सब में तो bx भी है, c भी है, कभी यहाँ माइनस सी दे देगा, कभी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी लिख देगा। इस टाइप से वो तुम लोग को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। इसको याद रखना है और इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन भी आगे बनाएंगे। एक्सरसाइज 4 क्लास 9 आपकी एक्सरसाइज है 4.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। इस कथन को दो चर वाले समीकरण में निरूपित करें। तो बच्चे आपको यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं। कैसे, मैंने आपको बताया, धोनी के रन और विराट कोहली के रन। तो यहाँ पर एक नोटबुक है और दूसरा कलम है। तो हम किसी एक को x मान लेते हैं और किसी दूसरे जो दूसरा है उसको y मान लेते हैं। यहाँ लिखना कैसे है, माना नोटबुक की कीमत इज इक्वल टू x और कलम की कीमत इज इक्वल टू y, ठीक है। और आपका क्वेश्चन क्या कहता है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगुनी है। अभी जो मैंने एग्जाम्पल भी ली थी, तो x इज इक्वल टू 2y, नोटबुक की कीमत बराबर है 2 गुनी कलम की कीमत। तो ये आपके दो चर वाले समीकरण आ गए। और इसको अगर आपको कहेगा जनरल फॉर्म में लिखने, ऐसे तो मुझे आशा है कि यही आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 भी लिख दोगे तो ये भी उसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया। जैसे आप और भी इस तरह के सवाल बनाए भी हो और बना भी सकते हो अपने मन से। जैसे मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुनी है, ठीक है, मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी है। माना मेरी आयु x, तुम्हारी आयु y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई। समझ में आ रही है ना बात। तो इस तरह से आपको 1 नंबर में या 2 नंबर में कोई सवाल आता है कि इस तरह समीकरण बनाएं या उसका जनरल फॉर्म। अब देखो इसमें हो क्या सकता है, इस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा। अब इसको कहेगा कि इसको जनरल फॉर्म में लिखें। तो जनरल फॉर्म में बच्चे क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0।
जनरल फॉर्म में ए क्या है आपका यहाँ पर 1, बी क्या है -2, सी तो है ही नहीं, इसका मतलब सी क्या लेंगे, सी इज़ इक्वल टू 0 ले लेंगे। जो पद नहीं है उसको हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो ये A1, B -2 एंड C 0 आ गया। तो ये इस तरह से हम इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हो गए। पहला तो समीकरण बनाएं, समीकरण बनाने के बाद उसे जनरल फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्म में लिखने के बाद उसमें से A, B, C को निकालें। तो ये आप इस तरह से बना सकते हो। एग्ज़ाम में भी ऐसे 2 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे सेकंड को। गर्ल्स, आपका सेकंड क्वेश्चन है, समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में लिखें, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी जैसे बताया, और इसमें a, b, c का मान ज्ञात करें। तो बच्चे, मैं इसमें से आपके टोटल 8 क्वेश्चन से थे, जिसमें से मैंने 6 क्वेश्चन आपके लिए हैं, बाकी सब सिमिलर है। तो आप उसको खुद से बनाने की कोशिश करेंगे और उसको बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिखेंगे, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग पढ़ रहे हो। तो आपके पास है 2x + 3y = 9.35 रेकरिंग, 5 पर रेकरिंग है, उससे हमको घबराना नहीं है ना। कोई भी पद कांस्टेंट हो सकता है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये क्या हो गया, इसको इस फॉर्म में लिखना है, 2x + 3y - 9.3y = 0। तीनों पद आ गए, x, y एंड कांस्टेंट = 0। इसमें a क्या है 2, b क्या है 3 एंड c क्या है -9.35 पर रेकरिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x - y/5। ये तो आपका है ही, सेम फॉर्म में लिखा ही हुआ है, x वाला पद, y वाला पद एंड सेम है, इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें a कितना है 1, b कितना है बच्चे, अब ध्यान से देखना, -1/5, 5 मत लिख के आ जाना, ये क्या है -1/5, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद बता रही हूँ, y/5 का मतलब है y × 1/5, 1/5 y का कोफिशिएंट हो गया, तो हमने इसको आगे लिख दिया, चूँकि चिन्ह माइनस का था तो माइनस डाल दिए। देन c = -10, c भी माइनस में है तो -10। अब यहाँ पर ये जनरल फॉर्म में नहीं है, ये लिखेंगे -2x + 3y - 6 = 0। देन a कितना आ गया, a = -2, b कितना आ गया 3 एंड c कितना आ गया -6। वेरी इजी, इसमें कुछ भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखिए आपके पास केवल 2 पद है, एक x है एक y। मैंने कहा जहाँ कांस्टेंट नहीं हो तो कांस्टेंट को 0 रखेंगे। तो इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x - 3y + 0 = 0। ठीक है, आपके पास तीनों पद हो गए, a = 1, b = -3 एंड c = 0। चूँकि इस फॉर्म में वो कह रहा है, इसलिए हमको अपने मन से c की जगह पर 0 लगाना पड़ेगा। सेम यहाँ पर अब देखो y मिसिंग है, y वाली टर्म मिसिंग है, तो क्या करेंगे 3x + 0y + 2 = 0। ये इसको समझना है आपको, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि आप जहाँ y मिसिंग है वहाँ y लिखेंगे, लेकिन उसके आगे 0 लगा देंगे, 0 × समथिंग 0। तो ये आ गया 3x + 0y + 2 = 0, a = 3, b = 0 एंड c = 2। इसको अब सॉल्व करते हैं, यह आएगा -2x + 5 = 0। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास y मिसिंग है, -2x + 0y + 5 = 0, और ये बच गया a = -2, b = 0 एंड c = 5। आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 ये आप फटाफट सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हो और वीडियोस को अच्छे से देख भी रहे हो। बच्चे, हम लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, और जब दोनों हाथ से ताली बजती है तो आवाज़ अच्छी होती है। तो हम लोग को दोनों हाथ से ताली बजानी है, और इसी कोशिश में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे 4.2। लेकिन आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिए 2 चर वाले समीकरण को, और अपनी फेयर कॉपी में
4.1 एक्सरसाइज बनाएंगे और जनरल फॉर्म का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।